इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। और यह वीडियो नंबर 6 इस चैप्टर का। इसके पहले 5 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम आधे से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए, वीडियो नंबर 5, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो उसको देख लेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम एक टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, टॉपिक हमारा क्या था। टॉपिक हमारा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। और पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था, डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि आखिर ग्लोबलाइजेशन का अच्छा इम्पैक्ट क्या पड़ा। और अब हम देखने वाले हैं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन का बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ा, और उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन पर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स की। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन से जो सबसे बड़ी परेशानी हुई थी, वो सबसे बड़ी परेशानी स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हुई, अभी भी होती है। क्योंकि जो देखिए, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो छोटे छोटे अमाउंट में चीज़ों को बनाते हैं, और उनका जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। और बहुत सारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे और जो वर्कर्स थे, उनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत बड़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके ज़रिए हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इनके लाइफ पर। तो टॉपिक का नाम है इस सब टॉपिक का राइजिंग कंपटीशन। रवि एक व्यक्ति है जिसने अभी अभी कंपनी शुरू की है कैपेसिटर्स बनाने की। 1992 की बात है ये। 1992 में उसने कैपेसिटर्स बनाने की कंपनी शुरू की होसूर में, जो कि तमिलनाडु का एक इंडस्ट्रियल टाउन है। और उसको कंपनी शुरू करने के कुछ साल बाद ही कई तरह की परेशानी फेस करनी पड़ी। क्यों फेस करनी पड़ी, किस तरीके की परेशानी थी, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, कैपेसिटर्स की बात करें तो कैपेसिटर्स को यूज़ किया जाता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में, जैसे कि ट्यूबलाइट्स हो गए, टेलीविज़न हो गए। और 3 साल के अंदर ही उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी एक्सपैंड हो गया, और करीब 20 वर्कर्स जो थे वो अब उसके अंडर काम करने लगे। तो अभी तक तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन सरकार ने एक कदम उठाया। सरकार ने कदम ये उठाया कि पहले कैपेसिटर्स को इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शंस थे, यानी कि ट्रेड बैरियर लगाया गया था, उस पर टैक्स लगता था कि अगर आप विदेश से मंगवाएंगे कैपेसिटर तो उस चीज़ को सरकार ने हटा दिया, उस टैक्स को सरकार ने हटा दिया। और ऐसा उसे करना पड़ा WTO के एग्रीमेंट के अनुसार 2001 में। तो इस कदम को उठाने के बाद तो जो रवि था, जो कि कैपेसिटर्स बनाता था, उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। उसका रीज़न ये था कि उसके जो मेन क्लाइंट्स थे, जो कि टेलीविज़न कंपनीज थी, जो टेलीविज़न बनाती थी, वो अलग अलग कंपोनेंट जो थे, जैसे कि कैपेसिटर्स या फिर और भी चीज़ें, वो इस रवि जैसे मैन्युफैक्चरर से ही खरीदती थी। और कंपटीशन की वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज के मार्केट में आ जाने की वजह से जो इंडियन टेलीविज़न कंपनीज जो थी, उनको असेंबलिंग का काम शुरू करना पड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। और इसके बावजूद भी बहुत सारे कंपनीज जो कि इस कंपटीशन के बावजूद कैपेसिटर्स को खरीदते भी थे, अपना टीवी बनाते भी थे, उनको इंपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर लगता था। यानी कैपेसिटर्स को वो इंपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते थे, ना कि रवि से खरीदना। उसका रीज़न ये था कि इंपोर्ट वाला जो कैपेसिटर होता था वो रवि के कैपेसिटर से सस्ता होता था, आधे दामों पर मिल जाता था। और इस वजह से रवि का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गया, और करीब वो अब पहले से ही जितना वो पहले प्रोडक्शन करता था उससे आधे से भी कम अब वो प्रोडक्शन कर रहा है 2000 ईस्वी में। और उसके अंदर अब सिर्फ 7 वर्कर्स काम करते हैं। और बहुत सारे जो रवि के जो फ्रेंड्स थे, जो इस तरीके के बिजनेस में काम करते थे हैदराबाद और चेन्नई में, उन्होंने अपने यूनिट्स को बंद कर दिया। अपने जो इस तरीके के बिजनेस थे उनको उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई है मल्टीनेशनल कंपनीज से, और वो मल्टीनेशनल कंपनीज से या फिर इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट से compete नहीं कर सकते हैं उसके प्राइसेस से। तो देखिए, जो बैटरीज हैं, कैपेसिटर्स हैं, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल, ये एक तरीके के एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्रीज़ के, जहाँ पर जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें ग्लोबलाइजेशन का बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को पड़ा है। और बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, और इस वजह से बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो अब जॉबलेस हो चुके हैं। और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इंडिया में, वो एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, और ये संख्या है 20 मिलियन। ये सिर्फ एग्रीकल्चर से पीछे है, नहीं तो सबसे बड़ी संख्या में लोग यहीं पर एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं।
तो इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। टॉपिक एक तरीके से टॉपिक है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है और कंपटीशन का जो प्रेशर है उसने बहुत तरीके से जो वर्कर्स हैं उनके लाइफ को चेंज कर दिया है। और कंपटीशन के ग्रो होने की वजह से जो ज़्यादातर जो कंपनी हैं या फिर जो जॉब देने वाले हैं उनको वो अब वर्कर्स को एक तरीके से परमानेंट जॉब पर हायर नहीं करते हैं, बल्कि उनको टेम्प्ररी बेसिस पर हायर करते हैं। और उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो अब उतना सिक्योर फील नहीं करेंगे अपने जॉब के बारे में जैसा वो पहले फील किया करते थे। तो देखिए अगर हम बात करें तो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं गारमेंट इंडस्ट्री में यूरोप या फिर अमेरिका में वो अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को, यानी कि इंडिया का एक व्यक्ति है या फिर एक कंपनी है वो उन कपड़ों को कंप्लीट करती है, बनाती है और उनको फिर ले जाकर बेच देती है एक कंपनी को जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। फॉर एग्जांपल आपका रीबॉक हो गया, एडिडास हो गया और कोई भी कंपनी हो सकती है, तो उसको ले जाकर वो बेच देती है। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। तो देखिए ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका पूरे विश्व में नेटवर्क है वो एक तरीके से सबसे सस्ते मैन्युफैक्चरिंग जगह को खोजते हैं कि आखिर कहाँ पर उनका जो प्रोडक्ट है सबसे सस्ता बन सकता है, ताकि वो उनका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। और बहुत बड़ी संख्या में ऑर्डर्स को पाने के लिए, यानी इन ऑर्डर्स को लेने के लिए जो इंडियन गारमेंट के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी हार्ड ट्राई करते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं कि अपने जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको कम से कम रखा जा सके। तो बात यह है कि जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट तो कम हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये जो एक्सपोर्टर्स हैं ये लेबर कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर जो पहले फैक्ट्रीज थी वो लोगों को परमानेंट बेसिस पर हायर करती थी, परमानेंट जॉब प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब जो कंपनीज हैं या फिर अब जो फैक्ट्रीज हैं वो लोगों को टेम्पररी बेसिस पर जॉब देती है और एक तरीके से उनको जो पैसा मिलता है वो भी काफ़ी कम मिलता है। और इसके साथ ही और उनका जो जॉब है वो भी अब सिक्योर नहीं है और उनका जो टाइम पीरियड है, जितने देर उन्हें काम करना पड़ता है, वो भी काफ़ी हाई होता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, जो कंडीशन है वर्क का या फिर हार्डशिप्स हैं वर्कर्स के, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूनिट्स में अब लगभग बराबर ही हैं या फिर सर्विसेज में। ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो आज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो वर्क है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह अब काम करने लगा है, उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने लगा है। और जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जैसे कि सुशीला, तो यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल है, इसको आप खुद से ही पढ़ ले, ये वाला गारमेंट वर्कर का एग्जाम्पल। तो ये जो वर्कर है सुशीला, वो उसको अब अपने जॉब के प्रति प्रोटेक्शन या फिर जो बेनिफिट उससे पहले मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। तो इसको आप खुद से कर ले, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको आप खुद से पढ़ लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, लेट्स वर्क दिस आउट, इसको आप कर लें, आपको एग्जामिनेशन में ये हेल्प करेगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए ऊपर के चीज़ों को पढ़ने के बाद, ऊपर जो सभी टॉपिक हमने पढ़े उसको पढ़ने के बाद ये हमें पता चलता है कि जो हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति को ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास स्किल है, जिनके पास वेल्थ है, उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बेनिफिट में हिस्सा नहीं मिला है। तो देखिए अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन अब एक रियलिटी है। इसका मतलब ये कि अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन को आप हटा सकते हैं या फिर उससे अब बाहर आ सकते हैं, वो अब रियलिटी है, उसे हमें फेस करना है। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो आखिर हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बना सकते हैं, यानी सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को जो बेनिफिट है वो सभी लोगों को बराबरी में मिले और किसी को ऐसा ना हो कि उसकी रोजगार चली जाए या फिर उसका जॉब चला जाए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं कि किस सेक्टर में कितना टैक्स लगेगा,
किन लोगों से टैक्स लेना है, इंपोर्ट पर टैक्स लेना है या नहीं लेना है, एक्सपोर्ट पर टैक्स लेना है या नहीं, इन चीज़ों की जो पॉलिसी होती है वो सरकार द्वारा तय की जाती है। और सरकार को ये ध्यान देना होगा कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ रिच लोगों को फ़ायदा ना पहुंचाए, पावरफुल लोगों को फ़ायदा ना पहुंचाए, बल्कि देश के सभी नागरिकों को फ़ायदा पहुंचाए, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो देखिए, आपने ऊपर बहुत सारी स्टेप्स के बारे में पढ़ा होगा जो कि गवर्नमेंट ले सकती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि जो लेबर लॉज हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए और वर्कर्स जो हैं उनको उनका राइट मिले। वो जो है सरकार जो है छोटे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर सकती है तब तक के लिए जब तक वो इतना मजबूत ना हो जाए ताकि वो कम्पीट करने के स्टेटस पर पहुंच जाएं। और ज़रूरत के समय गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट बैरियर और ट्रेड बैरियर भी लगा सकती है ताकि जो लोकल जॉब्स हैं या फिर लोकल जो वर्कर्स हैं उनको या फिर लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेल्प किया जा सके। और सरकार जाकर नेगोशिएट कर सकती है WTO में भी ताकि वो फेयर रूल बनाए, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करे WTO, इसलिए भी वहाँ जाकर बातचीत कर सकती है। और वो जो सरकार है ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी मिल सकती है जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है WTO में जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो डोमिनेशन है उसको खत्म करने की भी कोशिश कर सकती है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर। तो अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो बहुत सारे कैंपेन्स या फिर रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिले हैं लोगों द्वारा, लोगों के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिन्होंने आगे चलकर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर WTO के, उसको चेंज करने के लिए मजबूर किए हैं। और ये एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लोग जो हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के स्ट्रगल में। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, ये खत्म होता है। यहाँ पर इमेज देखिए बताया गया है डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट WTO इन हांगकांग 2005 में WTO के खिलाफ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। तो इसके बाद मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।